जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल उसको कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद, ब्राह्मण साम्राज्य खत्म होने के बाद जो भारत में विदेशी लोगों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया और उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, उनको हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। इनमें 4 लोगों ने जो भारत पे आक्रमण किया, 4 लोगों को नाम हमें देखने को पढ़ने को मिलते हैं। पहला इंडो ग्रीक, दूसरा शक, पल्लव और कुषाण। यह 4 प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं। जो ग्रीक हैं उनको हम लोग यमन के नाम से भी जानते हैं। जो शक है जिन्हें सिथियन के नाम से, तथा पल्लव है पार्थियन के नाम से जानते हैं, और कुषाण को कुषाण के नाम से ही जाना जाता है। कहा जाता है, हम एक एक करके इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इंडो ग्रीक, कौन से इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इंडो ग्रीक यह हिंदकुश पर्वत के पास से चल के भारत में प्रवेश करना प्रारंभ किया। कहाँ पे? भारत में प्रवेश करना प्रारंभ किया, तथा इन्होंने 2 प्रकार के आक्रमण किए। 2 चरणों में इन्होंने आक्रमण किया, फर्स्ट और सेकंड। 2 प्रकारों में, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में इन्होंने आक्रमण किए। इसकी हमें जानकारी मिलती है। इसमें पहले डोम्यूटस, किसने? डोम्यूटस ने आक्रमण किया, और लगभग 183 ईसा पूर्व इन्होंने आक्रमण किया। किसने? डोम्यूटस ने। इन्होंने आक्रमण किया, और किसको? पुष्प शुंग के शुंग राजा थे पुष्मित शुंग के समय पे इन्होंने आक्रमण किया। किसके? पुष्मित शुंग के समय इन्होंने आक्रमण किया, किंतु इनको पराजित हासिल हुई। कौन? ये पुष्मित शुंग से हार गए। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसके बाद मिंडांडर ने भी आक्रमण किया। जिसने? दूसरा शासक कौन हुआ इस वंश का? मिंडांडर। ये भी पुष्मित शुंग से हार गए। कौन? मिंडांडर। इन्होंने 2 आक्रमण किए, तथा मिंडांडर ने ही नागसेन जो एक भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली, और इन्होंने मिंडांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन ने? मिंडांडर ने। दूसरा कौन थे? मिंडांडर। ये भी पराजित हुए, लेकिन बौद्ध समुदाय इन्होंने अपना लिया। अग्निमित्रम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, मिंडांडर की। कहा जाता है कि नागसेन, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, नागसेन है मिलिंद पनु से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद एक पुस्तक है, उससे हमें इसकी जानकारी सूक्ष्मदर्शी से इसकी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तथा इसमें ही मिंडांडर की पुस्तक में ही मिलिंद ने जो प्रश्न पूछे और नागसेन ने उसके उत्तर दिए, उसकी जानकारी ईश्वर रूप से हमें प्राप्त हो जाती है। मिंडांडर, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तथा मिंडांडर के सर्वाधिक सिक्के हमें गुजरात से प्राप्त होते हैं। किससे? गुजरात के एरिया से प्राप्त होते हैं। इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा मिंडांडर के काल को मूर्ति निर्माण के काल में सर्वाधिक हमें जानकारी मिलती है कि मिंडांडर के समय मूर्ति निर्माण, क्या? मूर्ति निर्माण, इनके काल को मूर्ति निर्माण के नाम से जाना जाता है। किसके? मिंडांडर के काल को इन्होंने मूर्ति निर्माण बहुत अधिक किया, और मिंडांडर के समय ही बौद्ध भगवान की मूर्तियों के निर्माण हमें ज्यादातर देखने को प्राप्त होते हैं, क्योंकि मिंडांडर के। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तथा हेलियोक्लीच सबसे अंतिम शासक हुए प्रथम चरण के। कौन से? हेलियोक्लीच।
मिनांडर के बाद यमन में। इसके बाद द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में हमें देखने को मिलते आंतियाल। कौन से? आंतियाल। दूसरे चरण में हमें आंतियाल शासक देखने को मिल रहे हैं। कहा जाता है इस वंश में इन्होंने आंतियाल ने अपने राजदूत हेलियोडोटस, कहीं कहीं हेलियोडोटस है, कहीं कहीं हेलियोडोटस है, हेलियोडोटस को भेजा था। किसके दरबार में? भागवत के दरबार में। किसके? शुंग राजा भागवत के दरबार में। और इन्होंने हेलियोडोटस ने विष्णु संप्रदाय, कौन सा? विष्णु संप्रदाय अपना लिया था। कौन सा? विष्णु संप्रदाय अपना लिया। और विदिशा, विसनगर हमें अपना एक अभिलेख, गरुड़ अभिलेख की स्थापना की विदिशा में। किसने? हेलियोडोटस ने इसकी स्थापना, गरुड़ अभिलेख की स्थापना की। उसमें ही हमें देखने को प्राप्त होता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हमें जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यह अभिलेख, जो अभिलेख है गरुड़ अभिलेख, यह व्यक्तिगत अभिलेख है जो हेलियोडोटस ने लिखवाया। यह व्यक्तिगत अभिलेख की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तथा हमीयर्स इसके अंतिम शासक रहे। हमीयर्स इस वंश के अंतिम शासक हमें हमीयर्स देखने को प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसकी थोड़ी सी हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में और पढ़ लेते हैं। जो यमन आए, कौन? यमन लोग आए भारत में। हिंदकुश यानी यूनानी लोग थे जो भारत में आके बस गए। कहाँ से? हिंदकुश से आके भारत में बस गए। तथा यह इन लोगों को काली मिर्ची बहुत प्रिय थी। जो हमारे यहाँ काली मिर्ची होती है, जिसको हम लोग अपने बुंदेलखंडी भाषा में ढोरा मिर्च बोलते हैं, इन लोगों को अति प्रिय थी। और यह लोग अधिकतर हमारी मिर्ची के सेवन के लिए ही आते थे। और यह लोग अपने यहाँ से मिर्ची लेके मसाला, गरम मसाला वगैरह ले जाके यूरोप के देशों में बेचते थे। एक दिन हमारे इंस्टाग्राम पे आईडी पे एक लोग मैसेज करते हैं कि सर सोना कहाँ से आया। तो हम लोग आपको बता दें कि सोना भारत में देखें तो एक एग्जाम्पल देखें तो अगर हम सिंधु घाटी सप्ताह में अगर प्रवेश करें तो हमें फारस की यहाँ से ईरान इराक की साइड से हमें देखने को मिलता है कि हमने व्यापार करना प्रारंभ किया फारस की साइड से। लोथर से हमें जो मुद्राएं मिली, खुदाई गुजरात लोथर से हमें जो मुद्राएं मिली, उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमने व्यापार वहाँ पर किया। और जो हम लोग व्यापार करते थे, हमें यहाँ से अपना कच्चा माल देते थे। कच्चे माल में हम लोग मसाला हो गया, ऊन हो गई, सूती वस्त्र हो गए, यह सब का निर्यात करते थे। और वहाँ बदले में हम लोग सोना खरीदते थे। यह परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा रही है। जब पुनर्जागरण काल के समय यूरोप वालों को लगा कि हम कच्चा माल खरीद रहे हैं और अपना सोना भारत के लोगों को दे रहे हैं, भारत के लोगों को सोना दे रहा है, तब उनकी आंखें खुली कि ये हम तो अपना जो भारत से चीज़ें आ रही हैं वो तो अपन खा के ख़त्म कर देते, लेकिन भारत के लोग सोना अपने पास ही रखते हैं, सोना थोड़ी ना खाया जाता है। इसलिए भारत में अलग अलग कंपनियों का आगमन हुआ, कुछ सरकारी कंपनियां आई और कोई निजी कंपनियां। अगर हम लोग देखें तो पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, स्पेन, स्वीडन और डेनमार्क आदि डच काली कंपनियों का भारत में आगमन।
वो आगमन हमारे सोने के लिए आया था कि भारत में हम कच्चा माल भी खरीदें, भारत को पैसा भी ना देना पड़े और भारत से जितना हो सके कच्चा माल अपने यूरोप की कंट्रियों में बेचें। यह इनकी हमें प्रक्रिया देखने को मिलती है। इस प्रकार हमें हमारे भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया हो रही है। कहा जाता है कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की, कोलंबस अमेरिका की खोज करनी नहीं, भारत की खोज करने आया, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गया। कुछ दुनिया पे जब तुर्की का आक्रमण हुआ, तुर्की ने सब रास्ते बंद कर दिए, तो समुद्र खोज के लिए भारत में जो निवेश होता था, एशिया के साइड निवेश होता था, निर्यात करते थे, निवेश करते थे, वह पूरी तरीका से बंद हो गया। तब समुद्र की खोज की गई। तब पुर्तगाली एक यात्री आता है और खोज करता है। इस प्रकार हमें उस समय से हमें आधुनिक भारत पढ़ने को मिलता है। कोई कहता है आधुनिक भारत औरंगजेब के समय से चालू हो गया, कोई कहता है कंपनियों के आगमन से, कोई कहता है प्लास्टिक युद्ध से। अलग अलग हमें फैक्ट पढ़ने को मिलते हैं। तथा इस काल में मूर्ति निर्माण काल हमें देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद हमें शक और इनसे शक शासक को पुराने में पढ़ने को मिलता है। कहा जाता है कि मौर्योत्तर आक्रमण के बाद और अशोक के बाद बेलन दर्रा से होते हुए यह भारत में प्रवेश करते हैं। कौन? शक बेलन आकार से यह हमें प्रवेश करते हैं। तथा शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के? मध्य एशिया के। मध्य एशिया के रहने वाले थे। तथा यह वंश कबीला टाइप का था और मध्य एशिया के भाग में रहता था। कबीला जब वहाँ पे आक्रमण होना प्रारंभ हुआ, शकों पे आक्रमण होना प्रारंभ हुआ, तो यह अलग अलग क्षेत्रों में फैले और वही भारत में प्रवेश करने के लिए आ गए। किसी भारत में प्रवेश करने की इन्होंने प्लानिंग की कि भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। और यह आए, इनके देखें तो यह हमें 5 जगह पर बसने की जानकारी प्राप्त होती है कि ये 5 जगह बसे। कंधार में, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। कहाँ? कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक में। ये 5 जगह हमें प्रमाण मिलते हैं कि 5 जगह ये लोग बसे। 5 जगह ये बसे। कहा जाता है कि जो शक है, तक्षशिला के शक की स्थापना माउस के द्वारा की गई। जो तक्षशिला के शक थे, इनकी स्थापना माउस के द्वारा की गई। तथा मथुरा के राजुल के द्वारा, राजुल के द्वारा स्थापना की गई। उज्जैन के चेष्टस यशोमती या यशोमती के द्वारा, और नासिक की थे, इनकी स्थापना भूमक के द्वारा की गई। इनकी भूमक। लेकिन मथुरा के जो शक थे, कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे ज्यादा आक्रमण किए। किसने? राजुक ने। किसने? राजुक है, कहीं राजुल है, कहीं राजुल है। जो मालवा के शासक ने इन्हें पराजित किया। जहाँ के मालवा के शासक ने इन्हें पराजित किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसके? मालवा के शासक ने पराजित किया। कौन सी? 57 ईस्वी की। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तथा इन्होंने ही संवत कैलेंडर भी चालू किया। कितना? संवत कैलेंडर चालू किया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नासिक के नहपान। कौन? नासिक के नहपान शासक हुए। नासिक के नहपान शासक ने गौतमीपुत्र सातकर्णी को से युद्ध किया। कौन से? गौतमीपुत्र सातकर्णी से। गौतमीपुत्र सातकर्णी से युद्ध करते हैं
और किंतु ये लोग पराजित हो जाते हैं, नेपाल पराजित हो जाता है। इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नासिक के जोगल थम्बी से सिक्के मिलते हैं। नासिक के जोगल थम्बी से सिक्के मिलते हैं, नेपाल के पराजित होने के साक्ष्य मिलते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इनको पराजित किया, तलवार इनके गले पर रखी। ऐसे सिक्के पे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस सबसे प्रतापी शासक हमें उज्जैन का रुद्रदामन प्राप्त होता है। शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन हमें देखने को मिलता है। कौन सा? उज्जैन का शक शासक हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि वशिष्ठपुल्लवी को इसी ने पराजित किया। रुद्रदामन सातवाहन शासक था जो, उसको इन्होंने पराजित किया। तथा जो गुजरात में सौराष्ट्र प्रांत में इन्होंने एक अभिलेख भी स्थापित कराया। कौन सा? गिरनार पहाड़ी पर अपना एक अभिलेख भी लिखवाया। कहा जाता है कि यह अभिलेख संस्कृत भाषा में था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। सौराष्ट्र के प्रांत में, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात के प्रांत में यह अभिलेख देखने को हमें मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, इसका ही पुनर्निर्माण इन्होंने जो टूट फूट गए थे उसका निर्माण करवाया। इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कराया, इसके पास साक्ष्य और लिखा है। और इसी में इसकी जानकारी प्राप्त हो कि इन्होंने इस जो टूट फूट गई थी जीर्णोद्धार कराया, उसमें भी अपना लेख इन्होंने सौराष्ट्र के जो गिरनार है उस पहाड़ी पर अभिलेख लिखा है, उस पर हमें प्राप्त होती है। इसके बाद स्कंदगुप्त ने भी इसके पुनरुद्धार जीर्णोद्धार के बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसने? स्कंदगुप्त। इसी झील रुद्र किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ठीक है। रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार कराया, फिर स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इस प्रकार हमें 3 लोगों के सुदर्शन झील के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। और कहा जाता है जो झील का निर्माण कराया वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें एक और चीज प्राप्त होती है, देवनागरी लिपि में इसकी भी जानकारी हमें इसी समय पे प्राप्त होती है। संस्कृत की जो देवनागरी लिपि है इसकी भी जानकारी हमें आधुनिक रूप में देखने को प्राप्त होती है। आधुनिक रूप में ब्रह्मलिपि तथा देवनागरी लिपि आधुनिक रूप में देखने को इसी समय से प्राप्त होती है। तो यह कह सकते हैं कि बहुत पुरानी लिपि है ये। इस प्रकार हमें देखने को प्राप्त होती है। तथा इसके अंतिम शासक रुद्र सिंह देखने को मिलते हैं। कौन से? रुद्र सिंह। उज्जैन के शासकों में रुद्र सिंह हमें देखने को प्राप्त होते हैं कि अंतिम शासक यह रहे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत कर दिया। इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य उन्होंने धारण की। शकों का अंत कर दिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया कनिष्क कैलेंडर। इतना अधिक प्रयोग में किया गया कि शक संवत कहते हैं। क्या? शक संवत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। इंडो ग्रीक, अब हम लोग पढ़ते हैं इंडो ग्रीक हमारे हो गए, शक भी हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं पल्लव।
जिन्हें पहलव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यह इनको नाम पैथियन के नाम से भी जानते हैं, ग्रज के पैथियन के नाम से जानते हैं। पैथियन ईरान और फारस के पास के रहने वाले थे। कहाँ के? ईरान और फारस के पास के रहने वाले थे ये लोग। फारस, ठीक है, ईरान फारस के रहने वाले थे। इनकी राजधानी पेशावर थी। क्या थी? राजधानी पेशावर। राजधानी क्या? पेशावर थी। तथा इनके संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। मिथ्रेडेटस इनके संस्थापक थे। कौन से? मिथ्रेडेटस इसके संस्थापक। लेकिन सबसे शक्तिशाली गोमती फनिस शासक रहे, जिनके पाकिस्तान के खत वही अभिलेख हमें मिलता है। खगोष्ठी लिपि में, जो कौन सी खगोष्ठी लिपि में हमें इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। पुर्तगाल में ईसाई धर्म के सेंट थॉमस भारत आए थे। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। इसकी बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी है। जो पेशावर इनकी राजधानी थी, तथा गोमती फनिस यह सबसे योग्य शासक थे। ठीक है। इसके बाद हमें कुषाण, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कुषाण, इनके बारे में पढ़ना है। कहा जाता है कुषाण मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के? मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो यह 5 भागों में बटे थे। कितने? 5 भागों में बटे थे। 5 भागों में बटे थे। और कुषाण अनुदरिया नदी से लेके गंगा के दौरान में थे। इस साइड हमारी गंगा थी और उस साइड अनुदरिया नदी थी। इस प्रकार यह थे। जो मैन कुषाण थे, कौन? मैन कुषाण के संस्थापक कुजुल फिसस थे। कौन? कुजुल डी फिसस। ठीक है। इनके तांबे के सिक्के चलाए। कौन से? तांबे के सिक्के ने उन्होंने चलाए। तथा ये शैव धर्म को मानते थे। कौन से? शैव धर्म को मानने वाले थे, मतलब शिव जी की पूजा करते थे। इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद कुजुल फिसस, दूसरे शासक कौन हुए? कुजुल फिसस। और कहा जाता है कि कुजुल फिसस ने जो सिक्के चलाए, कौन से? कुजुल फिसस ने जो सिक्के चलाए, एक तरफ नंदी की और एक तरफ खुद की मूर्ति स्थापित की। और इस धर्म में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक देखने को हमें मिला, तो कनेक्स देखने को मिला। कनेक्स इसी ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। क्या चीज? रेशम मार्ग पे अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उस समय कनेक्स अपने आप में एक विद्वान तो था ही, लेकिन इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म तो अपना लिया, वो ठीक है, लेकिन एक और बात हमें देखने को मिलती है कि कनेक्स ने कैसे अपनाया। कनेक्स को लगा कि जो व्यापारी रेशम है, हमारे भारत में भी रेशम होती थी उस समय, तो रेशम चीन में भी होती थी, तो रेशम की जो व्यापारी थे यूरोप फारस जाते थे, ऊपर हमारे भारत से रास्ता निकलता, तो कनेक्स ने वो रास्ते पे कब्जा कर लिया। उस रास्ते पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जो व्यापारी होते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स कहा जाता है 100% तक टैक्स लेते थे कनेक्स। फिर ना 100% तक टैक्स लेते थे। अगर टैक्स नहीं लेना है तो वो माल भारत बेचो, भारत में कपड़े बनते थे, कपड़े फिर कनेक्स अपने व्यापारियों को देता था और वो भारत बेचता था। तो यहाँ से डबल कमाई करते थे कनेक्स। यह हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसी समय हिनयान महायान जो शाखा थी, तो कनिष्क महायान शाखा को मानता था। कौन सी शाखा को? महायान शाखा को मानता था। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र
अश्वमुख और नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। कौन से? चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्व बोस बुद्ध चरित्र लिखी। अश्व बोस ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी और चरक संहिता जो वेदों की है वो चरक ने लिखी। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि अश्व बोस एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की। किसने? वसुमित्र ने तथा उपाध्यक्ष अश्व बोस बने, और जिसको हम लोग चौथी बौद्ध संगति कहते हैं। कौन सी? चौथी बौद्ध संगति कहते हैं, जो कनिष्क के द्वारा कराई गई। वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वबोस बने। ठीक है, इसकी जानकारी। तथा यहीं पे दो शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया, हीनयान महायान। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद शून्यान भी इसी में जोड़ा। अलग अलग कुछ ही धर्म में अगर हम देखें तो कुछ अच्छाई में देखने को मिलते हैं, कुछ हमें बुराइयां भी देखने को प्राप्त होती ही। इस प्रकार हमें इस जानकारी प्राप्त होती है। कनिष्क के समय तांबे के सिक्के चले। सिक्कों को करणी कहते थे। कौन सी? करणी कहते थे, कहा जाता था। तथा मथुरा से एक कनिष्क के समय का एक ढेर मिला। किसका? एक ढेर मिला जिसमें कनिष्क के सैनिक की वेशभूषा दिखाई गई। मथुरा से एक सिक्कों का ढेर मिला जहाँ पे उनके हमें ढेर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें कनिष्क के बारे में जानकारी, और कनिष्क के बारे में हमें एक और चीज़ प्राप्त होती है कि इन्होंने मथुरा तक अपनी सिक्के तो प्राप्त हुए और यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार हमें इनके शासनकाल के बारे में प्राप्त होता है कि इनकी महाराष्ट्र तक का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। तथा इन्होंने ही सबसे पहले नाशपाती की खेती हमें देखने को मिलती है। किसकी? नासिक की खेती देखने को मिलती है। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक के बाद अशोक कहा भी जाता है। कौन सा? द्वितीय अशोक इसको कहा जाता है। अब हम लोग रेशम मार्ग की चर्चा कर लेते हैं, जिससे हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। यह चीन के व्यापार था। कहा था? चीन का व्यापार था। चीन के होते हुए यह यूरोप, फारस और मध्य एशिया तक जोड़ता था। ठीक है, मध्य एशिया तक जोड़ता था। और इसी मार्ग पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। हमने इसलिए आपको पहले ही बताया कि इन्होंने कैसे कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा करके पूरा टैक्स खुद कलेक्ट करते थे, मतलब इनकी मंदिर वगैरह टैक्स कलेक्ट करते थे। और अगर टैक्स नहीं देना तो भारत में बेचो, भारत में नहीं बेचना है तो आप टैक्स 100 बना दो। अब तो चीज़ महंगी हो जा रही है तो कैसे वो वहाँ के लोग खरीद, वही भारतीय लोग सस्ते में बेचते थे, तो इसलिए भारत के ज़्यादा बिक्री होती थी। इसलिए कभी हमने चीन को प्रेरित किया। इसके साथ हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। लाइट कट गई है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ के कुछ क्वेश्चन शेयर कर लेंगे और यहाँ के बाद हम गुप्त काल पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए।